बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हम जिस मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या हमने वो काम कर दिए या हुकूमतें उसी पर अमल पैरा हैं, या कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर क्या सिर्फ काफ़ी है कि हम बात करें, या कि अमलन भी हम कुछ करें? पाकिस्तान की सियासत में अनसर्टिनिटी तो है, अलबत्ता अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के जो चर्चे हैं वो अब आम हैं। लेकिन हमने देखा कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रही है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम पर इंटरनेशनल दबाव आ रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। तो किस तरफ ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जारी है, दूसरी जानब सैलाब की तबाहकारियाँ भी जारी हैं। एक मरतबा फिर से मुखैर हजरात को कहा जा रहा है कि आप आगे आएँ। तो मुखैर हजरात ही हर बार आगे क्यों आएँ? हुकूमतों के फंड्स कहाँ चले जाते हैं? क्या वो खुद बुर की नज़र हो जाते हैं? और हुकूमत हर बार ही जब जब सैलाब आया, जब जब कोई आफत आई है, तो कशकोल ही क्यों? हमारे अपने वसाइल कहाँ रह जाते हैं? क्या वो सिर्फ करप्शन की नज़र हो जाते हैं कि हर बार NGOs और जो मुखैर हजरात हैं वही अपनी तिजोरियों के मुंह खोलें और पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें? हुकूमतों की कितनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम को, एक जिस तरह रियासत माँ है, तो वो माँ कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रही। हर तरफ चीखो पुकार है। सिंध के कई अजला डूब गए और आफतज़दा उनको करार दे दिया गया। लाखों लोग सड़कों पर ज़िंदगी गुजार हैं, ना उनके पास अशिया खुर्दनोश है, ना उनके पास तिब्बी कोई इलाज मुआवजे की कोई सहूलत है। इन तमाम चीज़ों बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम साहब। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वसी एक्सपीरियंस रखते हैं आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम आपका। उनके साथ मौजूद हैं आप मारूफ ताजिर रहनुमा हैं, पाकिस्तान की मैशत पर खासी गहरी नज़र रखते हैं आप, और सोशल बहुत हैं, और आपकी सोशल खिदमात भी किससे ढकी छुपी नहीं। इकबाल अडवाणी साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अडवाणी साहब, स्टार्ट करूँगा मैं आपसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। अब इंटरनेशनल दबाव भी आ रहा है, तो फिर वो खान साहब की कहीं बात सही तो नहीं है कि दूसरों के कहने पे मेरी हुकूमत चली गई? तो फजल रहमान किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ाया जा रहा है? देखिए, वो एक इसराइल चैनल पे कहा गया खान साहब के हवाले से कि इनको रिलीफ दिया जाए, और इस तरह की जो भी इनकी फेवर में बात की गई थी। तो अभी वो क्या है, जैसे बयान ये खान साहब ने बनाया था कि अमेरिका के दबाव की वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो बिकते हैं दबा के। तो अभी हम लोग को, हमारे अभी PDM को मिल गया इसराइल वाला कार्ड, तब वो कार्ड खेल रहे हैं कि खान साहब तो खुद इनके एजेंट है, बाद में ये यही बात करेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि हमारे यहाँ यही चलता है ना कि जिस जिस मुल्कों से हमारे यहाँ एक तरह से नफरत पाई जाती है, यानी उनका कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये कार्ड मुझे लगता है खान साहब के खिलाफ यूज़ होगा। जो कार्ड इन्होंने इनके खिलाफ यूज़ किया था अमेरिका के हवाले से, अब यही कार्ड इनके खिलाफ यूज़ होगा, और इसी तरह हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। खान साहब आज कह रहे थे कि मुझ पर दहशत गर्दी के दफवात लगाए। उन्होंने एक जज को और एक IG को मुखातिब होकर कहा था कि मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये इस तरह के बयान, जिस तरह जुडिशरी ने भी कहा कि एक फॉर्मर वजीर आजम अगर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेगा, तो फिर आम आदमी तो फिर अपने फैसले खुद ही करेगा, फिर अदलिया के पास कौन आएगा? तो इस पर नजरसानी नहीं करनी चाहिए? या वो कहते हैं ना, बयान से लाताल्लुकी तो पॉलिटिशियन फ़ौरन ही करते हैं, या वो सही जा रहे हैं? नहीं नहीं, इनको ये तो, इनसे मिस्टेक तो हो गई है। इतनी ओपनली अगर ये जज के बारे में बात करेंगे तो इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। अब मुझे लगता है वो वक्त भी चला गया माफ़ी वाला भी। अगर ये माफ़ी भी मांगते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट होगी कि नहीं, क्योंकि अभी उनको जल्दी कर लेनी थी इसमें। और अगर ये प्रोसीजर चलता रहेगा तो फिर उसके बाद इनकी माफ़ी इस तरह काउंट नहीं होगी जिस तरह हमेशा की जाती है। तो मिस्टेक तो इनकी हो गई है, जज के बारे में इनको नहीं बोलना चाहिए। माहिर कानून कह रहे हैं कि 5 साल नाअहली भी हो सकती है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि इनके ऊपर जितने केसेस चल रहे हैं, तो यही एक चीज़ इनके साथ हो सकती है। गिरफ्तार तो इनको नहीं किया जाएगा, लेकिन इनको नाअहल किया जाएगा। मुझे लगता है नाअहल करने के बाद वजह ये बनेगी, ये नाअहल हो जाएंगे और नवाज शरीफ भी नाअहल है, तो फिर वो दोनों एक टेबल पे बैठ जाएंगे, क्योंकि इमरान खान तो टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो नाअहल के बाद आपको लग रहा है फिर वो मुमकिन है कि काउंटर हो जाएगा? हाँ, काउंटर। फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो फिर अपनी दोनों फिर पार्लियामेंट में जाके वो डिसीजन करवाएं जिनसे इनकी नाअहली खत्म हो। तो शायद मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में इनको नाअहल कर दिया जाएगा, और नाअहल करने के बाद फिर नवाज शरीफ फिर खान साहब को टेबल पे लाने के लिए
अब यही ऑप्शन नजर आ रहा है कि इनको भी अगर नाहिल कर दें तो ये टेबल पे आके अच्छा, बैठेंगे। जिस तरह साबिक वज़ीर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अवाम निकल आएगी, पूरी पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ है, मैशियत को हम देखें, महंगाई के बुरे हाल, फिर सैलाब ने कमर तोड़ दी अवाम की, तो आपको लगता है कि वो जो अवामी रद्द अमल है आएगा अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं? देखिए, गिरफ्तार होंगे तो वो कह सकते हैं थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो भी तो बहुत पॉपुलर लीडर थे, नहीं आए अवाम। तो इसके बाद आप देखें जिन जिन के साथ भी हुआ है, अब जहाँ तक मेरा एक अंदाजा है, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो दोबारा गवर्नमेंट में नहीं आए, इनकी पार्टी आई, यानी बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में आई। फिर एक बार फिर आप देखें बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हुआ, फिर इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो दोबारा नहीं आए, पार्टी आई, जरदारी साहब आए। इसी तरह आप देख लें नवाज शरीफ के साथ हुआ जो माइनस नवाज शरीफ फार्मूले की बात हुआ करती थी जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हुआ करते थे। आज कुछ हमारे जराए बता रहे हैं कि अब उसी पर काम किया जा रहा है, माइनस इमरान खान। हो सकता है काम, मुझे लगता है उसी पे होगा। आप देख लेना नवाज शरीफ को जैसे हटाया गया, इनकी पार्टी जिंदा है, अब शहबाज शरीफ आ गए, नवाज शरीफ नहीं है। तो मकसद कहने का ये मेरा कि पाकिस्तान में ये चीज़ें होती रहती हैं, हिस्ट्री हमको यही दिखा रही है, हिस्ट्री से हमको यही। 2023 के जनरल इलेक्शन में आप खान साहब को नहीं देख रहे, आपका तजुर्बा ये कह रहा है? मुझे लगता है कि इनको नाहिल कर दिया जाएगा। अब बाद में क्या होता है, तो मैंने यही देखा है कि पाकिस्तान में जिसके बाद जिसका भी इस तरह से जिसके पीछे पड़ जाते हैं इदारे, उसका फिर रिजल्ट यही आता है कि उसकी पार्टी रहती है, वो नहीं रहता, पार्टी रहती है वो नहीं रहता। अब ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। मोहम्मद नदीम साहब, आप क्या कहते हैं? खान साहब के जो स्टेटमेंट नहीं छोड़ूंगा का सिलसिला एक तवील पुराना था, ऑपोजिशन में थे, फिर हुकूमत में भी ये रविश चल रही थी, फिर आज उन्होंने एक अदलिया को भी बोल दिया और अदलिया ने कहा कि आप किसी एक जज को नहीं, आप पूरी जुडिशरी को आप ललकार रहे हैं। तो ये एक फॉर्मर वज़ीर आज़म को कैसे ज़ेब देता है कि वो ये अल्फाजात इस्तेमाल करें? तो वाकई खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी। साजिद, बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों का एक नारा बन जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान एक नारा लेके निकले थे और वो ये था, मारो मर जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि एक दहशतगर्दी की सियासत, एक दहशतगर्दों की तरह एक शख्स आया जिसको हम समझें वो इमाम ख़मीनी बनने की कोशिश कर रहा था कि मैं यूँ कर दूंगा, मैं एक इनकलाब ले आऊँगा। लेकिन बात यह कि वो एक इनकलाब एक भोंडा किस्म का इनकलाब बन गया। अब बात यह कि हम जिस तरह की एक किस्म की मैं समझता हूँ अभी हम इतने बड़े नहीं हुए, हम बनाना रिपब्लिक जैसे हैं अभी भी। आप अंदाज़ा कीजिए, अब जितने भी पॉलिटिशियन को देखो एंड में वो ये बोलते हैं जी हमारे पे इंटरनेशनल दबाव है। और भाई क्यों था? इंटरनेशनल दबाव था तो तुम लोग क्या मर गए थे? तुम्हें क्या सियासत नहीं आती? तुम अपने मुल्क के मफादात की हैसियत रखती नहीं है तुम्हारी? तुम्हें मुल्क का कोई मफाद समझ नहीं आता, या तुम्हें अपने इदारों पे इतना एतबार ही नहीं है कि वो तुम्हारे खातिर स्टैंड ले लेंगे? अब टके टके का कोई भी सियासतदान खड़ा होके इंटरनेशनल बैठ के कह देता है जी हमें तुम्हारे पे प्रेशर है। अरे मेरे भाई, तुम लोग खुद अपने पांव पे खड़े हो जाओ, तुम आपस में एक तो हो जाओ। अब आप एक बात बताइए, इतने अरसे से सवाए नूरा कुश्ती देखने के और कुछ भी मुझे तो समझ नहीं आया। नवाज ने मारा इमरान को, इमरान ने मारा नवाज को, इन्होंने मारा जरदारी को। ये खेड़ चलती रही, अवाम बीच में पिसती रही। मैंने पिछले चंद दिनों पहले आपके प्रोग्राम में भी कहा, इससे पहले दीगर प्लेटफॉर्म से पे कहा, खुदा के वास्ते 10 दिन के लिए शहबाज गिल का पिछवाड़ा कूटना बंद कर दें। खुदा के वास्ते जाके देखें गरीबों का हशर इस टाइम, जाके सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर देखें कितनी गुर्बत है। आज मैं आपको एक बात, अजीब सी बात बताऊं, देखें मीडिया सारा दिन आप और हम देखते हैं, सियासत पे आज का दिन तो मेरा ख्याल है साजिद तुम्हें और हमें भी मौकूफ कर देना चाहिए इस मौजू पे डिस्कस करना। आज हम रायहमा हमार करते लोगों को, पब्लिक को, हम एनजीओ को रायहमा हमार करते कि किसी तरीके से जाओ जाके सैलाब ज़दगान किया। आज इस कदर परेशानी थी कि लोगों ने डीसी से उसके एक कारवां जा रहा था जिसमें टेंट जा रहे थे, लोगों ने धड़ल्ले से टेंट छीन लिए। यानी कि इतने मजबूर थे लोग अपनी छतों के लिए, अपनी बेटियों और अपनी बहनों की पर्दे के लिए, कि उन्होंने टेंट छीनने पड़ गए। यह है रियासत का काम हमारा। और आप और हम लोग बैठे हुए जी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल दबाव, फला दबाव। अरे सर, चंद दिन के लिए छोड़ दो, देख लेंगे इनको भी। कोई किसी की रियासत के अंदर घुस के उसको तंग नहीं कर सकता अगर आपके अंदर गद्दार ना हो। आपके और हमारे दरमियान में गद्दार है ना सर। हमें इमरान खान नहीं काबू आता, इमरान खान को नवाज शरीफ काबू नहीं आता, तो वो जाके इंटरनेशनल लोगों से मुलाकातें करते हैं, उनसे फकीरों की तरह अपने लिए कुर्सी मांगते हैं कि हम आए, हम आपके मफाद के लिए मर मिटेंगे। बस ये इनका कारनामा है।
अब उस पर प्रेशर है या कुछ है तो बर्दाश्त तो आपको करना पड़ेगा। अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क में कर लो। इन हाउस तब्दीलियां होती रहती हैं, इन हाउस चेंजिंग, ये लड़ाई बराए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बराए इस्लाह है। हम आपको वोट इसलिए देते हैं कि आप कानून साजी करें, कानून साजी करके अवाम के लिए एक रिलीफ पैदा करें। आप तो अवाम के लिए बने हैं ना, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनकी सियासी पार्टियों के मफादात के लिए काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के मफादात हो रहे हैं, सोवियत यूनियन के मफादात हो रहे हैं। हम हर एक के मफादात को, इधर से हमें बॉर्डर के अंदर कभी परेशानी होती है, उधर से बलोचिस्तान, उसको अफगानिस्तान बॉर्डर हमें काउंटर करना पड़ता है। तो भाई इतने सारे महाजों को महाज मत खोलें। फिलहाल आप अपनी कौम को, अपने लोगों को स्टैंड दे सकते हैं। अगर आप देखें, मैं शहबाज शरीफ को शाबाश दूंगा, उसने इस हालत में भी उनको मिसा के मईशत दी है। इमरान खान को बुलाया कि उसने कहा भाई मिसा के मईशत ले लो, आके बैठ के इस कौम के लिए पहले मुल्क को संभाल लें, पहले मुल्क के ये मफादात। लेकिन और जो खान साहब ने तो रिजेक्ट कर दिया ना प्रपोजल, कहा शहबाज शरीफ ने आए बैठे मेरे साथ। देखिए ये बात ये है कि मैंने आपको कहा ना कि उनको एक बड़ा अच्छा एक काम मिल गया था शहबाज गिल। उन्होंने कहा अभी इसको कूट लें, इस मंजन को अच्छा कूट लें, इससे रिजल्ट अच्छा आ रही है। वो क्या कहते हैं आपकी मीडिया जुबान में, रेटिंग अच्छी आ रही है, उससे जो नाराज, अगर 3 साल की जो कारकर्दगी थी अगर उसको देखते, अल्लाह माफ करे कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब ये शहबाज गुल से रेटिंग अच्छी हो गई है इनकी, और वो काम इनका चल पड़ा। अल्लाह, बस मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता इन पर। चले जी आगे बढ़ाते हैं। सर अब मैं चाहूंगा कि मईशत पे भी आप कुछ बता दें कि आगे कुछ बेहतरी होगी, फिर से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की अब फिर से एक माहौल बनता है, और रात के अंधेरे में आपके इल्म में होगा कि रेट बढ़ा दिए जाते हैं। कहा यह जा रहा था कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, तो यहाँ की आवाम बड़ी खुश थी कि हमारे यहाँ भी बहुत जल्द पेट्रोल सस्ता होगा। क्या वाकई पेट्रोल सस्ता होगा? और इस पर भी बताइएगा कि पेट्रोल चाहे सस्ता हो या महंगा, जो हमारे ताजिर, छोटा बड़ा ताजिर, ट्रेडर, ये रेट बढ़ा देते हैं, ये कहते हैं जी हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो अब हम क्या करें, हमारे पास चीज़ें महंगी आ रही हैं। तो फिर एक अलमिया है कि जब यहाँ पे चीज़ महंगी हो जाए तो सस्ती नहीं होती, भले फिर पेट्रोल चाहे सस्ता हो जाए। हल क्या है इसका, क्यों नहीं सस्ती होती चीज़ें यहाँ पे? देखिए, आप हमारी मईशत पता नहीं होगा क्या, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि पेट्रोल अगर सस्ता भी हो जाए तो महंगाई कम नहीं होगी, उसकी काफ़ी वजूहात हैं। क्योंकि एक बार प्राइस आ जाती है तो फिर वो नीचे नहीं आ पाई थी। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले आपका प्राइस आपकी डॉलर नीचे जाता गया, अभी दोबारा ऊपर आना शुरू हो गया। तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इतना। अच्छा, हाँ, जिनके पास पावर है उनको कुछ आता नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं है, दो में से एक चीज़ है। क्योंकि किस तरफ आपकी इकोनॉमिकली आप कहाँ जा रहे हो आपको पता ही नहीं है। और दूसरी आप चीज़ें जो चीज़ बोली महंगाई के हवाले से, तो मेरा एक अंदाज़ा है महंगाई और बढ़ जाएगी अभी। अच्छा, मतलब ज्यादा हो जाएगी। स्टेट बैंक ने भी कहा है, हाँ, उसकी वजूहत बता रहा हूं। बढ़ सकती है, बढ़ेगी, बढ़ सकती नहीं है, बढ़ेगी। स्टेट बैंक ने यूं कहा ना, बढ़ सकती है, मैं आपको कहता हूं बिल्कुल बढ़ेगी। उसकी वजूहत, अभी जो सैलाब आया है हमारे यहाँ, तब फसलें तबाह हो गई हमारी, सब फसलें तबाह हो गई तो महंगाई तो बढ़ गई, आपको सीधा सीधा नजर आ गया। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या कहूँ कि कपास जो है, कॉटन, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो हम ऑलरेडी हम लोग इसको इंपोर्ट करते थे, अब ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो आपकी महंगाई तो आपके जो अभी हालात चल रहे हैं करंटली, हम लोग जिन हालात में हैं उससे तो नज़र आ रहा है ना, महंगाई बढ़ गई आपकी, रुक ही नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी कर ले, महंगाई बढ़नी है। आप पेट्रोल को साइड पे कर दें, अभी पेट्रोल को भूल जाए, अभी पेट्रोल बढ़े नहीं बढ़े, महंगाई आपकी बढ़नी है। उसकी वजह आपके पास फसलें ही नहीं है, फसलें सब तबाह हो गई। आपके पास 70% आपका केला खत्म हो गया है, आपकी कपास खत्म हो गई, आपकी प्याज खत्म हो गई, आपके और कितने चीजें, घर तबाह हो गए, लोगों को 4-4 फीट पानी आ गया, घर नहीं है उनके पास, रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। इंतजामिया नजर ही नहीं आ रही कहीं है कि नहीं है। बस आप यूं समझिए, जितने लोग भी ये सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं, उनकी एक चीज बाकी रह गई है, बाकी जिंदगी में जो है एक ही चीज बाकी, वो सब बाकी सब खत्म हो गया है, उनकी सांसें बाकी हैं, बाकी कुछ नहीं बचा वहां पर। आप वहां किसी भी जगह चले जाएं, मुल्तान में आया है, सिंध में आया है, जहां जहां आप देख लें, सिर्फ उनकी सांसें रह गई हैं और कुछ नहीं है। इंतजामिया तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं का पूछने वाला, गवर्नमेंट तो नजर ही नहीं आ रही, वो खुद अपने बलबूते पे कर रहे हैं। मेरे वीडियो आंखों से गुजरी तो 8 फीट पानी, और वो कह रहे थे कि 8 फीट पानी में तैर के लोग आ रहे थे कि जहाँ से हमें कुछ मिल जाए, कोई मतलब कोई है, हर जगह पानी है। तो वो कह रहे थे कि हमें कश्तियाँ ही तो दे दो, कोई बोट तो हो जिसपे हम बैठ के अपनी माइग्रेशन करें। मैं यही कह रहा हूँ, कश्तियाँ तक नहीं है, इसके अलावा ट्रेन के भाव भी तो बढ़ा दिए गए ना। हम यार ये ताजीर, ये हर एक आदमी नहीं, पूरा मुल्क
के लोग ही ऐसे हैं, हम किस किस से कंप्लेन करें। अब टेन का भाव डबल हो गया तो मकसद की डिमांड बढ़ गई। बल्कि होना चाहिए टेन के भाव कम कर देने चाहिए, हर आदमी को लेकर जाना चाहिए, जिससे जिसकी जितनी कैपेसिटी है उनकी हेल्प करनी चाहिए। इतने बुरे हाल है, मैंने कहा ना सिर्फ सांस ले रहे हैं बाकी कुछ नहीं है। और बाद में जब बंदा मर जाता है तो हम बोल रहे हैं इसको 10 लाख दे दो, अरे भाई जिंदा है उस पर 5 लाख खर्च कर दो। मकसद कहने का ये है कि कुछ नहीं बचा, हर चीज तबाही है। और दूसरी तरफ आप देखो जुलूस निकल रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है सियासत के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, मेन पावर पूरा उधर है, करोड़ रुपया। अरे भाई 1 महीना सीज फायर कर लो, इनको तो सही कर लो, 1 महीना करो, ज्यादा टाइम नहीं, 1 महीना सीज फायर करो। और जितने आप एनर्जी इतनी जाया कर रहे हो, जितना पैसा यहाँ जाया कर रहे हो, जितना मैन पावर यहाँ पर लगा हुआ है, अरे जितना मीडिया यहाँ लगा हुआ है, सब भाई इधर डाइवर्ट कर दो, 1 महीना सीज फायर कर दो। लेकिन ये इतने सेल्फिश लोग हैं, इतने सेल्फिश हैं, इनको अपनी सियासत के अलावा खुदा की कसम कुछ नजर ही नहीं आता। तो सर फिर ये जो अब इंटरनेशनली जो एनजीओस हैं, यूएसएड, फिर सर सैलानी, फिर ये हमारे यहाँ के लोग अब यही फिर जाएंगे, मतलब हुकूमत, आपको नहीं लगता कि मैंने जब बात की सिंध हुकूमत से, वो कह रहे सर हमारे पास तो 1200 अरब रुपए का बजट है, हम कहाँ कहाँ लगाएं, हमने जो तरक्याती काम थे वो तो रोक दिए हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी फलाह के लिए काम करें, लेकिन तबाही इतनी है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मैं यही कह रहा, गवर्नमेंट का तो काम है भी नहीं, गवर्नमेंट करना भी नहीं चाहती। पहली चीज तो 2 चीजें हैं ना, आप करना चाहते हो कि नहीं, पहली चीज तो ये है, गवर्नमेंट तो कुछ करना चाहती नहीं है, इनके पास वसाइल हो या नहीं हो, दोनों सूरतों में ये नहीं करेंगे, विल नहीं है। आप अभी चले जाएं कनाडा में, हमारी जो गए मिनिस्टर करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल ऐसा ही अरे भाई यहाँ पर करो ना। अभी देखो कनाडा में जो गई है टीम पूरी, सबसे महंगे सबसे ज्यादा खर्चे हमारे कर रहे हैं। इंडियन जो डेलीगेट गया है वो एम्बेसी में रह रहा है, बांग्लादेश से जो डेलीगेट गया है वो एम्बेसी में रह रहा है, हम लोग 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। वो टैक्सियों में ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले से 24 घंटे लेमोजिन बुक करवाई है। और हमारे मुल्क के हाल क्या है देखें आप। तो मकसद कहने का ये है, इंटरेस्ट नहीं, बड़े जालिम लोग हैं मुझे तो लगता है यार, इनको पता है किसी ने बोल दिया है, इनको किसी ने रात को कान में आके बोला है भाई तुम लोग कभी मरोगे नहीं, इनको ये लगता है ये कभी मरेंगे नहीं। वरना इतना जुल्म आप देखें मुल्क में हो रहा है, कुछ नहीं है यार आपके लोगों के पास, आप इतने खर्चे कैसे कर पा रहे हो यार। मैं तो कहता हूँ आम आदमी जिसके पास भी वसाइल हैं, जिसको अल्लाह ने कुछ भी दिया है, अपनी कैपेसिटी में जरूर इनकी मदद करें। क्योंकि मैं आपको एक सर्वे बताऊं दुनिया का, कि जितने भी डॉक्टर्स और नर्सें हैं जो उन मरीजों के साथ जिंदगी गुजारी जिनका आखिरी वक्त चल रहा था, यानी किसी के 3 महीने, किसी के 6 महीने, उन मरीजों के पास, तो उन्होंने एक कॉमन निकाला कि सबके मुंह में एक ही बात थी कि अगर मुझे दोबारा लाइफ मिले तो मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा, लोगों के भलाई के काम करूंगा। अगर मिले, वो तो अब खत्म हुई ना। तो मेरा मकसद कहना है कि कल हम इसी तरह पछताएं कि यार मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी तो मैं ये काम करूंगा। तो मेरे भाई आज आपको मौका मिला है, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेकी कमाने की कि बंदा कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि आपका पैसा आपके सामने लग जाएगा, आपको नजर आएगा, यानी ना आपको तहकीकात करने की जरूरत है, ना किसी से पूछने की जरूरत है, आपको नजर आ रहा है आपने लगा दिया, आपको नजर आ रहा है लगा दिया है। आप उन मरीजों के या उन लोगों की तरह पछताने से बेहतर है आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका फायदा उठाओ और इतना जितना आपकी कैपेसिटी है इनकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की मोहम्मद नदीम साहब। अलमिया ये है कि माजी को जब हम देखते हैं तो कोविड में बहुत सारा फंड दिया पूरी दुनिया ने, उस पर भी खुर्द बुर्द के इंकशाफात हुए, फिर माजी के सैलाब उस पर भी हुए। ये जुल्म नहीं है कि उन गरीब लोगों का पैसा अगर किसी के पास जमा हो रहा है वो भी आप खा जाते हैं? अच्छा साजिद, मैं तुम्हें एक चीज़ बार बार कह चुका हूँ कि असल में हमारा एक माइंड सेट हो गया। हमारा बचपन से जो एक कारकुन, सियासी कारकुन है ना, वो भी सिर्फ इस वजह से अपने लीडर का साथ देता है कि उनके फ़ोन उठाया जाएगा और उनकी डबल सवारी या उनका बच्चा कोई गलत हरकत करेगा तो एक कॉल पे वो छूट जाएगा। हमारा ये तरबियत हो गई है एक सियासी कारकुन की। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जब एक डिजास्टर आता है, डिजास्टर आने से पहले अगर उनको थोड़ा सा जिस तरह एक प्री प्लान होता है ना, उनको आइडिया होता है कि ये काम इतने दिन में हो जाना चाहिए, यार ये डिजास्टर आएगा, इसके आफ्टर शॉक ये आएंगे, उसके शॉक्स ये आएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल करवा दिया। इनको अंदाजा था ना कि डिजास्टर आने वाला है। डिजास्टर आने से पहले आज मैं आपको एनडीएमए की कारनामा बताऊं। एनडीएमए ने आज 2 लाख टेंटों का आज टेंडर दिया है।
बताएं। अब अंदाजा बताइए कि उस वक्त तक जब तक टेंडर जाएगा, फिर उसकी Approve सिफारिशात होगा। आएंगी, फिर वो सिलेंगे, वो सिल के उसके बाद उसके अंदर करप्शन। आप अंदाजा करें, सर वाली बात बताऊं कि हमें सियासत मरने पे करनी है बस, हमें जीने पे सियासत करने की आदत नहीं है। अब बात यह है कि आपको एक और बताऊं, हम अलमिये के आदी हैं। हमें या तो उसकी लाशों पे सियासत करनी है, या हमें मर गया या कट गया या डिजास्टर आ गया और उसके ऊपर मर के हमें दुनिया से भीख मांगनी है। आपको मैं गारंटी दूंगा, बल्दियाती इदारे हम लोग रिफॉर्म नहीं होने देते, क्योंकि बल्दियाती इदारे अगर होते हैं तो गली की नुक्कड़ पे एक आपका काउंसलर खड़ा होता है, उसको जाके गिरबान से लोग पकड़ते हैं भाई। अच्छा, वो गली का ऐसा नुमाइंदा होता है कि वो अपने इदारों को, अपने मोहल्ले के लोगों को जानता होता है। आप जाए उनको फंड दे, उनको बोले फंड ना दे, उनको सामान दे, वो अपने मोहल्ले में तकसीम कर देता है। कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। सियासी कारकुन ने, उन्होंने अपने रिश्तेदारों और चाचे मामे ताए को ही भरना होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि MNA MPA उस बुढ़ी मासी की तरह होते हैं जो चाबी अपने घुटने के नीचे दबा के मर तो जाती है, लेकिन अपनी बहुओं को देती कुछ नहीं है। हमारे MNA MPA वो ढीठ लोग हैं जिन्होंने अपने बल्दियात में लोगों को हक देने की कोशिश ना की। वो अपने सियासी कारकुन को सिर्फ इसलिए फंड देते हैं कि तुमने मेरे लिए काम किया तो तुम्हें नवाज दिया जा रहा है। अब आपको दूसरी बात बताऊं, सर की बात मैं बढ़ाता हूं, जो अलमिया क्रिएट होने वाला है वो पेट्रोल नहीं होगा इतना। अब पाकिस्तान की जितनी फसलें तबाह हो चुकी हैं, पंजाब, KP के और इसके अलावा जितना हमारा बारानी इलाके और उस टाइम गैर दूसरे इलाके थे, सबकी फसलें इस टाइम नील हो चुकी हैं। आपको 8 महीने 10 महीने पूरी नई फसल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पिछली दफा इंडिया से आपको प्याज लेना पड़ गया था, टमाटर लेना पड़ गया था। अब आप मोहताज हैं किसी मुल्क के। इस पूरे सिंध की इस टाइम फसल तबाह हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा सारी ज़मीनें के अंदर जो लोगों लोग, इसमें बलूचिस्तान के लोग जो अपनी जात के लिए उगाते थे, अब वो भूखों मर रहे हैं। और ऊपर से बड़ी बात, पिछले प्रोग्राम में भी तुम्हें साजिद कहा था, जिनके जो हमारे बेहतरीन उनके हमारे कबायली इलाके थे, उन कबायली इलाकों की औरतों का आप पर्दा देखें, आज वो नंगे सर नंगी छत गलियों में बैठी हैं। जाके उनके लिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है सर। आप ये देखिएगा, पेट्रोल प्राइस तो हमारे लिए वो बम है जो हमारे मरी हुई लाशों के ऊपर बम फटेगा। मर तो हम चुके हैं अब तक, हमारे पास है क्या लुटाने के लिए। अब ऊपर से बिजली का बिल, अल्हम्दुलिल्लाह जाके देखें KSC के रोज आजकल दफ्तर टूट रहे हैं। बाप बस नहीं चल रहा गवर्नमेंट का। मैंने आपको सर वाली बात की, हमारी सिर्फ सांसें चल रही हैं। अगर बस चले तो इंशाल्लाह ये हमारी सांस और ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा दें। बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने। बहुत ही सैड सिचुएशन है। अडवाणी साहब, बिलों पर भी वज़ीर आज़म ने रिलीफ तो दिया, लेकिन जो कराची के सार्फिन हैं, जो के इलेक्ट्रिक के जुल्म सैर हैं, तो इस पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस के शेयर्स हैं। तो फिर वो कैसे इस प्राइवेट कंपनी का लाइसेंस मनसूख करेंगे जबकि सबके शेयर हैं, सबको प्रॉफिट जा रहा है। तो ये अलमिया नहीं है, हुकूमत इसको अपनी तहवील में ले ले और ताकि आवाम पर बोझ कम पड़े। मतलब हुकूमत इनकी है ना, तो ये अपने शेयर, अपना नफ़ा, अपना प्रॉफिट ख़त्म कैसे करेंगे, पहले तो सवाल ये है। और दूसरा, आप यकीन करें जिस तरह के इलेक्ट्रिक के बिल आ रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। मुझे लगता है, मैं जब ऑफिस में बैठा हूँ, दिन में कितना मेरा स्टाफ आता है अपने घर के इलेक्ट्रिक के बिल लेकर कि सर ये बिल आया, ये बिल आया, सैलरी भरा दो, सैलरी भरा। अडवाणी साहब, ऐसा लगता है जैसे असल काम ही दुनिया में सिर्फ बिजली का बिल रह गया और कोई काम नहीं है अब हमारे पास। इतना इलेक्ट्रिक का बिल तो इस तरह आ रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना ऊपर चला जाएगा। आप यकीन करो, मेरे पास सुबह से शाम तक बस मेरा स्टाफ आता रहता है, इलेक्ट्रिक के बिल दिखाता है, बोले सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो। हम भर ही नहीं सकते। लोगों की गुंजाइश ही नहीं है इतना बड़ा। यानी कोई ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत भरा, यानी इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक इन्होंने बढ़ा दी है कि किसी के लिए बर्दाश्त ही नहीं है। मतलब एक 2-3 कमरों का घर है और वहाँ पे 3 पंखे चल रहे हैं। जैसे 300 से कम यूनिट का जो घर है वो तो मिडिल क्लास घर है, बल्कि उससे भी गरीब है, तो उसका बिल आना तो 3 से 5 हज़ार चाहिए, लेकिन उसका बिल अगर 15 हज़ार आ जाए तो वो कहाँ से भरेगा? नहीं, 13-14 हज़ार से कम किसी का बिल ही नहीं है। वो पंखे भी बस 2-3 चला है, उनका भी 13-14 हज़ार आ जा रहा है। बाकी जो ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो तो बेचारा, क्या बोलूं मैं उनकी। साजिद, इट शुड बी नॉट नहीं बोलो, ये बोलो कि जिसकी तनख्वाह 25 हज़ार है वो बिल कहां से भरे। आप इस तरह कैलकुलेट ना करें कि जिसका 2 कमरों का घर है, ओ भाई, जिसकी 18 हज़ार 20 हज़ार की तनख्वाह वाले भी तो हमारे पास लोग हैं, उनको कहां से तुम पैसे भरोगे? परचेस पावर, दुनिया की मिसालें देते हैं हमारे पॉलिटिशियन के, जी वहां पर पेट्रोल के ये प्राइस हैं, हमारे पास पेट्रोल है, परचेस पावर कहाँ है? और आप 25 हज़ार रुपये में क्या आता है? 25 हज़ार रुपये, वही आप वाली बात की, अगर 15 हज़ार 20 हज़ार बिल दे दे तो वो खाएगा क्या? पेट्रोल इस मुल्क में इतना बढ़ गया, उस मुल्क में इतना बढ़ गया, तो उसमें आप ये तो चेक करें कि उस मुल्क में फीकस आमदनी कितनी है जी। लोगों की इनकम देखो। हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है कि वही बात आ गई, मीठा मीठा हप हप करवा करवा थू थू, यानी कि
देखें यहाँ पेट्रोल महंगा है, अरे भाई पहले तो ये बता यहाँ की इसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम नहीं बताएंगे। यहाँ पेट्रोल देखो हमसे महंगा है, यहाँ देखो हमसे पेट्रोल महंगा है, यूएई में हमसे महंगा पेट्रोल है। अबे तो यूएई की पर इनकम देखें, आपकी देखें, फर्क कितना, आपके यहाँ $100 से ज्यादा किसी को सैलरी मिलती नहीं है, वहां $400 एक बंदे की कम से कम सैलरियां होती है। अब उनके पेट्रोल के प्राइस को आप लेकर यहां से करते हो यार, क्या इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। बस वही बात है, जो इनको सूट करती है वो बोल देनी है, जो इनके लिए फेवर में नहीं हो वो बात ही नहीं करनी। वहां की इनकम देखो, वहां के लोगों की इनकम देखो, वहां लोगों को कितनी सहूलत है, उस पे बात नहीं करेंगे। पेट्रोल वहां बढ़ गया उस पे बोल देंगे। बाकी भाई वहां की मेडिसिन का क्या लेवल है, गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट कर रही है, वहां पे हॉस्पिटलों में कितनी सपोर्ट है, वहां के इंश्योरेंस किस तरह के हो रहे हैं, उस पे बात नहीं करनी, पेट्रोल पकड़ लेना है। अरे तो भाई ये क्या बात, यही तो मसला है। यानी एक तरह से मैं बोल रहा हूँ, ये एक तरह से झूठ ही बोलने वाली बात है। अब एक चीज यानी आधा सच हो गया ना, आधा सच यानी झूठ से भी खतरनाक है देखा जाए तो। ये आधा सच बोल देते हैं, मैं तो ये क्या, ये झूठ से भी डेंजर लोग हैं। ये झूठ बोलते ज्यादा बेहतर है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये आधा सच बोलते, आधा सच नहीं बताते, बस यही है। देखे इसका ये हो गया, अरे भाई ये भी तो देखो, नहीं एक ही बात करेंगे। अब इसका क्या हाल है। इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं अडवाणी साहब। हमने देखा है कि जब बड़े बड़े डिज़ास्टर आते हैं तो आवाम में बड़ा जज्बा देखा जाता है, वॉलंटियर्स खुद से चले जाते हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए। फिर जो हमारी निजी NGOs हैं वो बड़ा काम कर रही हैं, चाहे कई नाम हैं, तो आपके इल्म में भी होगा। तो अब इन पर भी इम्तिहान है, जिस तरह वो ज़फ़र अब्बास कह रहा था कि हर तरफ लाशें ही लाशें, ये TV दिखा नहीं रहा, मैं खुद प्रैक्टिकली वहाँ देख कर आया हूँ। तो ये कैसे भरपाई होगी। अपने हिसाब से तो काफी लोग काम कर रहे हैं, इससे दो राय नहीं है, लेकिन रास्ते रास्ते बंद हो गए ना, रास्ते ही टूट गए। नहीं हम लोग मेरी टीम जा रही थी लेकर चीजें, लेकिन रास्ता ही बंद है। कितनी जगहों पे तो रास्ते बंद हो गए हैं, जा भी नहीं सकते आप। ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रास्ते बंद हो गए, जा नहीं सक रहे। बस वो कोई एक इक्का दुक्का कैमरामैन चला गया, उसने आपको दिखा दिया, लेकिन आप उस वहां पर चीजें पहुंचाना भी इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए तो गवर्नमेंट को हेलीकॉप्टर के जरिए या किसी ऐसे इस तरीके से इनको करना चाहिए, जो वसाइल हर आम आदमी के पास तो नहीं है इतने, जो गवर्नमेंट के पास वसाइल है, लेकिन गवर्नमेंट है ही नहीं। आप यकीन करो, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आज की तारीख में इन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम हुई है, इनके लिए गवर्नमेंट नहीं है। शहबाज गिल को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट है, इमरान खान के धरने को रोकने के लिए गवर्नमेंट है, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट है। इनके लिए, इनके धरने रोकना है, इनको जवाब देने के लिए इनके पास 10-10 मिनिस्टर बैठे हुए हैं। जैसे 8 बजेंगे इनके हर चैनल पे 3 लोग बैठ जाएंगे, 2 लोग बैठ जाएंगे। इसके लिए इनके पास टाइम भी है, इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है कि किस तरह काउंटर करना है खान साहब को, किस तरह शहबाज गिल को लटका देना है, किस तरह उसका क्या करना है, सब इनके पास है। इन गरीबों के लिए इनके पास ना टाइम है, ना पैसा है, ना बस। तो फिर सर वोट भी तो लेने जाना है इन लोगों ने अभी, फिर यार ये जाएंगे दरवाजे पर जाएंगे। देखें यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वोट किस तरह लिया जाता है, वही तो प्रॉब्लम है। जिस दिन हमारे यहाँ मेरिट पे इलेक्शन हो गया, जिस दिन हमारे यहाँ बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हो गया है, तो फिर काम भी होगा। लेकिन हम आज तक हमने उस तरह के इलेक्शन हमारे कभी हुए ही नहीं है, और एक बार हुआ था तो 2 मुल्क हो गए। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन खान साहब कह रहे थे कि वो मेरिट पे करवाएगी, लेकिन उस पे भी बड़े खदशात थे कि सॉफ्टवेयर हैक हो जाएगा। उसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए मेरिट पे इलेक्शन नहीं होते, ये एक सच्चाई है। पहले से पता होता है कौन जीतेगा। कितनों कराची में लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, अब यकीन करें कितने लोग तो ऐसे जीत गए जो खुद कहते तो पता नहीं मैं कैसे जीत गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपने सुना है ना। तो फिर आप इस मुल्क में इलेक्शन के जरिए आप सोचते हो कि वोट का इनको टेंशन रहेगा। इनको वोट का टेंशन नहीं है भाई। इनको जिनका टेंशन है इनको खुश रखना है, ये उनको खुश रखते हैं, ये इलेक्शन जीत जाते हैं, ये उनको नाराज करते हैं, ये इलेक्शन हार जाते हैं। यही एक सच्चाई है पाकिस्तान की। चले जी, लास्ट में आप क्या कहेंगे मोहम्मद नदीम साहब, लास्ट में आप क्या कहेंगे कि किस तरह इनकी फलाह बहबूद आवाम की करनी चाहिए। और बहुत सारी जगह पे हाईवे टूट गया और वहाँ पे जो आवाम है, वो जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो बेचारे खड़े हुए, 2-2 दिन गुजर गए। साजिद मसला ये होता है, देखें NDMA माशाल्लाह जिसको मैं कहता हूँ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह सोई हुई है। देखें शायद आजकल उठ जाए, टेंटों का टेंडर तो दे ही दिया। जब आपको डिज़ास्टर का आने का पता होता है ना, एक पता होता है कि ये आने वाला है, तो आप उससे पहले आपको ये ज़रूर पता था कि दरियाओं का रुख इस तरफ है, नहरें यहाँ, इसके सराउंडिंग ये इलाके
प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये डूबेंगे। आप पहले से आप प्लानिंग कर लेते, ठीक है, आपके पास बहुत वक्त था। अच्छा, बारिशें होने के बाद पानी चढ़ने में कम से कम 2 दिन लग गए, ठीक है, इन 2 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते थे अगर करना चाहते, लेकिन नहीं करना चाहते थे। चलें, आज भी मैं कहता हूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इंचार्ज है ना, वो आप किसी भी एनजीओ के, और कुछ नहीं, अपने बशीर फारूकी साहब को बनवा दें, नहीं होता तो फैसल ईदी को बना दें। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जल्दी काम कर लेंगे और इनसे ज्यादा अच्छा काम कर लेंगे। और दूसरी बात यह कि आखिर उनके नुमाइंदे भी तो पहुंच रहे हैं, ईदी साहब के भी तो पहुंच रहे हैं, दूसरी जमातों के भी तो पहुंच रहे हैं, तो हमारे इदारों के क्यों नहीं पहुंच सकते? सर पहुंच सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इनका प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने ये मोहताज हैं अपने एमएनए एमपीएस के, अपने इदारे के उन अफसरों के जिनके थ्रू इन्होंने जाना है। वो घर से उठेंगे, एसी वाले कमरे से उठेंगे तो जाएंगे ना कीचड़ में काम करने। कीचड़ वाले कमरे में, उधर सड़कों पे काम कौन करेगा? वो कह देते जी रास्ता बंद है, घर में बैठ के पेपर का पेट भर देते हैं। बात यह है कि इसके लिए नजरियाती लोग होते हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत करनी। आज आप कराची के अंदर मुख्तलिफ जगह चले जाएं, बहुत सारी तंजीमें अपने स्टॉल लगा के खड़ी हैं, उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने तरीके से वो पहुंचा भी रहे हैं, तो वो भी तो जा रहे हैं ना बॉस। बाकी रह गया मसला, देखें कुछ कमी पेशी रह सकती है। अगर इदारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने और अपने लोगों को बड़े तरीके के साथ तमाम डिपार्टमेंट को समझाए और ऑन बोर्ड सारी एनजीओ को ले, उनको सिर्फ अपनी जेब से तो नहीं देना ना। जब इदारे इतनी मुख्तलिफ लोग एनजीओ इतनी ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं तो उनको आप जगह दे दें कि ये इलाका आप संभाल लें, ये संभालें, तो मेरा ख्याल है काफी। अब होगा क्या देख लेना इंशाल्लाह। ये भी आपको बता दूं, तमाम गवर्नमेंट का फंड है, हमारे सियासतदान खा जाएंगे, और जो इंटरनेशनल दुनिया से जो फंड आएगा, खैरात ज़कात फितरात, एक तो हम ऐसे बेकारी मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, मजीद वो ज़कातुल फितरातुन आएगा, वो खुद जाके बांट के हमारे मुंह पे कालक मल के चले जाएंगे और हम उस पर बगलें बजाते रहेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन हमारे इदारे जाके हमारी आवाम को करके आ सके। ठीक है जी, लास्ट में अडवाणी साहब, एक तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे उन सैलाब ज़दगान को और उन एनजीओज़ के वर्कर्स को और हुकूमत को? इन 3 लोगों को आपने मैसेज देना है कि किस तरह काम करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, आप लोगों को भी कई सारे मैसेजेस मौसूल हुए होंगे, मुझे भी कई सारे मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि हम अपनी पूरी फैमिली को लेकर कराची तो आ गए, लेकिन अब हम खाने के लिए कुछ नहीं है, अब हम मजदूरी ढूंढ रहे हैं, हम कोई काम ढूंढ रहे हैं, कई गोट हमारे तबाह हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं हैं। तो ऐसे कई लोग डिवाइड हो गए, कोई कहाँ रह रहा है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुखिर हजलात को, मीडिया के लोगों को रीच कर रहे हैं कि यार आप लोग किसी को हमारी बोल दो। क्या मैसेज देंगे इस हालात में अडवाणी साहब? देखिए, मैं इस हालात में यही मैसेज दूंगा कि नो डाउट देहात तो देहात, शहर भी तबाह हो गए बहुत से, सही है, टोटल सब फसलें तबाह हो गई, कुछ नहीं है उनके पास, आपके सामने सब कुछ है। अब जिसमें जितनी कैपेसिटी है, जो करना चाहे कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है, नेकी कमाने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। यूं समझे अल्लाह ने आपको एक चांस दे दिया, कर लो कुछ, जिंदगी में मरने से पहले कुछ कर जाओ। तो ये एक ऐसा मौका है, जिसको जितनी कैपेसिटी है, जिसके पास जितने वसाइल हैं, वो उसको बरकरार लाएं, जाएं, जितना जा सकते हैं पहुंचाएं, मदद करें। यहाँ जो लोग आ गए हैं उनकी मदद करें, जिससे जितना होता है करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट के आसरे पे आप नहीं रहो, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट यही कहेगी कि रास्ते बंदे, हम तो पहुंच ही नहीं सके, मिनिस्टर वहाँ नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन कनाडा अमेरिका चले जाएंगे, हर जगह जाएंगे ये लोग। इस जगह नहीं पहुंच पाएंगे ये लोग, क्योंकि रास्ते बंदे टूट गए, ये नहीं चल सकते। अबे तुम अवामी लीडर हो, तुमको तो सब जगह जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जाएंगे। जो आप आम आदमी, जिनको मैंने कहा एक मौका मिला है इस तरह के, अब देखिए, हर इंसान ज़कात बांटता है, देता है, लेकिन पता नहीं है वो देता है तो सही जगह पहुंचती है कि नहीं। लेकिन ये ऐसा मौका है, ये तो ऐसा मौका है कि आपने किसी से तहकीकात ही नहीं करनी, आपने जाके देकर आ जाना है सब सामने सामने। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि कितने लोग तो माइग्रेट करके इधर आ गए हैं। आपको कहीं जगहों, कितनी जगहों पे सिटी में नजर आएंगे जिनके घर बार सब खत्म हो गए, उनके पास कुछ नहीं, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, यहाँ तक कि यहाँ रहने के लिए इनके पास जगह नहीं है। अब यहाँ इनके टेंट लगा दो, यहाँ इनको सपोर्ट करो, वहां जा सकते हो वहां करो, करना तो पड़ेगा, चांस मिला है, और इस वक्त नहीं करोगे तो फिर पता नहीं हम लोग कब करेंगे। बहुत खूबसूरत बात की अडवाणी साहब ने कि ये नेकी कमाने का सही वक्त है, और सबको जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी इस्तिताअत है, वो उसके मुताबिक काम करे। और अगर जिस तरह बहू, बेटियां, बुज़ुर्ग, तमाम ही लोग सड़कों पर है, तो जाएं, जाके दुआएं कमाएं, उन बुज़ुर्गों को कपड़ा दें, उनको रोटी दें, उन माओं को जाके चादर दें। यही वक्त है कि अपनी कौम की फलाह और बहबूद भी आप करेंगे, और ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है कि हुकूकुल इबाद की आप खिदमत करें, और लोगों के हुकूक खाना तो कत्तन मना है, जिसकी माफ़ी भी नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।